हेलो स्टूडेंट्स, आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। चलिए शुरू करते हैं। आजकल आप हर तरफ सुन रहे हैं बजट 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 बजट। हर तरफ बजट ही बजट सुनाई पड़ रहा है। तो चलिए हम लोग भी आज बजट के बारे में पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे इस साल के जो अगला आने वाला साल जो है उसमें बजट के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या चीज़ें पेश की गई हैं, क्या क्या खर्चा होने वाला है, क्या क्या आय होने वाली है। ये सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं और एक सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि इस आने वाले बजट में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें गिफ्ट की गई हैं, क्या क्या चीज़ें सौगात लाई गई हैं और किस तरीके से हम लोग के लिए लाभदायक होने वाला है, किस तरीके से हम लोग के लिए प्रॉफिट का काम होने वाला है। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो ये हमारा बजट है वो हमारे संविधान में भी मेंशन है। संविधान में भी मेंशन है। तो संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बजट के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बजट वर्ड का यूज ही नहीं किया गया है। इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से इसको बताया गया है, जो कि आर्टिकल 112 यानी कि 112 में मेंशन है। तो आइए चलिए समझते हैं बजट के बारे में, जो कि 2023 और 24 के लिए मेंशन किया गया है। हमारी वित्त मंत्री ने, जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण, इन्होंने 1 घंटे 45 मिनट 1 घंटे 45 मिनट में अपनी स्पीच दी और उसमें बताया कि किस किस चीज़ों से हमारी आय होने वाली है और किस किस चीज़ों में हमारा व्यय होने वाला है, यानी एक्सपेंडिचर्स क्या हैं और हमारे इनकम के सोर्सेज क्या हैं और किस किस चीज़ों में कौन कौन सी जो योजनाएं आने वाली हैं उसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसको हम लोग को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और समझने की भी बहुत ज़रूरत है कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है इस बजट में। तो चलिए आइए सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि इस बजट के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या हैं। तो खबरों में क्यों है, खबरों में क्यों है का मतलब यही है कि क्यों आजकल ये हाईलाइट है। तो अभी भारत के वित्त मंत्री, जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण केंद्रीय बजट यानी जो 2023 और 24 के लिए है उसको पेश किया है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो आगे आने वाला साल रहेगा वो पूर्ण बजट के तरीके से नहीं मेंशन किया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो वो अंतरिम बजट के तौर पे माना जाएगा। तो ये अपने आप में लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट पेश किया गया है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। हमारी आजादी के 75वें वर्ष में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे यानी कि ब्राइट स्टार के रूप में मान्यता दी गई है। इसको ब्राइट स्टार बताया गया है, आप इसको याद रखिएगा। तो जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको चमकते सितारे के रूप में मान्यता दी गई है। हमारी चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि, जो हमारा इस टाइम पे ईयर चल रहा है, अगर उसके इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो 7% रहने का अनुमान लगाया गया है, इसका प्रिडिक्शन किया गया है। और आप इसके साथ ही ये भी याद रखिएगा कि कोविड 19 और जो वार चल रहे थे उनके बावजूद विश्व स्तर पे ये सबसे अच्छा ग्रोथ है किसी भी देश का। तो ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो हमारे बजट, जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है। इन सब चीज़ों का मेरे द्वारा या फिर किसी और के द्वारा जो भी बातें बोली जा रही हैं कि ये बजट कैसा है, इससे संबंध कोई नहीं है। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द बजट, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं जो मेंशन किया गया है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसमें आपको ये नहीं बताना है कि ये बुरा किया गया है कि अच्छा किया गया है, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि बजट में असलियत में क्या कहा गया है उसके बारे में और क्या चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं। तो उस तरीके से मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ही जब बताया जा रहा है कि इतना भारी की मंदी जो चल रही थी वार और कोविड 19 की वजह से, लेकिन फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था इतना ग्रोथ मेंशन कर रहा है कि इतना अनुमान लगाया जा रहा है कि 7% है। तो इसलिए भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय जो इंडियन इकोनॉमी है, वो सही रास्ते पे चल रही है और चुनौतियों के समय के बावजूद उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। जो हमारा फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, उसकी तरफ ये बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है कंटिन्यू। तो उसके बाद आगे समझते हैं व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग बजट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि ये आर्टिकल 112 में, यानी कि जो हमारे संविधान का जो आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 है, उसमें ये मेंशन किया गया है एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में कहीं भी बजट मेंशन किया गया है या नहीं, तो आपको बताना है नहीं। इसका आंसर होगा नहीं। इसको सिर्फ आम बोलचाल की भाषा में बजट कह दिया जाता है, क्योंकि जैसे कि आप मान लीजिए आप कुछ कमा रहे हैं, यानी कि कुछ आपकी आय है, इनकम है, और आपका कुछ व्यय है।
तो जो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है उसे बजट आम भाषा में कहते हैं। जैसे कि घर का आपका बजट हो गया, जैसे आपके पापा या फिर मम्मी जो भी खर्चा करते होंगे वो एक बजट बनाते होंगे कि हमारा इस मंथ में ऐसे ऐसे खर्चे होने हैं और इस तरीके से हमारी इनकम आएगी। तो वो सारा जो ब्यौरा होता है उसे ही बजट कहते हैं। तो इसे भी आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। और अगर देखा जाए जो मेंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नाम से मेंशन है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 112 में, जो आर्टिकल आपका 112 है उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में मेंशन है। अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से कितना आपका जो ईयर में किस मंथ से किस मंथ तक देखा जाता है और किसे कहते हैं एक वित्तीय वर्ष। या एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों, यानी कि जो आपका एस्टीमेट रिसिप्ट होता है, एस्टीमेट जो रिसिप्ट होते हैं, एस्टीमेटेड रिसिप्ट्स होते हैं, और जो आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनका एक वर्ष के लिए विवरण होता है। जो आपका एक वित्तीय वर्ष में सरकार की जो एस्टीमेटेड रिसीप्ट होती है यानी अनुमानित प्राप्तियां होती हैं, और जो आपका व्यय होता है यानी एक्सपेंडिचर्स होता है, वो मेंशन होती हैं बजट में। तो अगर बात करें कि ये किस मंथ से किस मंथ तक होता है, तो जो चालू वर्ष है यानी कि जो इस टाइम पे ईयर चल रहा है, तो उस वर्ष में 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि फाइनेंशियल जो ईयर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपको बताना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो आपका ये हो गया। तो फाइनेंशियल ईयर आपका कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ओवरऑल बजट कंटेन क्या करता है, कि उसमें उसमें उस बजट में क्या-क्या शामिल होता है। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि एस्टीमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीप्ट्स, जो आपके राजस्व और पूंजी प्राप्तियां होती हैं उनके अनुमान इसमें शामिल होते हैं पहले। उसके बाद दूसरा बताया जा रहा है वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, जो आपके रेवेन्यू होते हैं यानी राजस्व का बढ़ने का जो तरीका और साधन होता है वो मेंशन रहता है। उसके बाद एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो आपका व्यय का अनुमान होता है वो रहता है शामिल इसमें। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड द रीजंस ऑफ एनी डिफिसिट और सरप्लस इन दैट ईयर। तो ये होता है अंतिम वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां और व्यय का विवरण, और उस वर्ष के किसी भी घाटे और अधिशेष के कारण। तो ये मेंशन होता है। उसके बाद जो आपका और बचता है वो है द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो टैक्सेशन हो गया आपका, और प्रपोजल्स, प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू, स्पेंडिंग प्रोग्राम्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स, जो आने वाले वर्ष की आर्थिक वित्तीय नीति यानी कराधान प्रस्ताव और राजस्व की संभावनाएं, व्यय कार्यक्रम और नई योजनाएं या परियोजनाओं की शुरुआत। तो ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है इन पार्लियामेंट द बजट गोज थ्रू 6 स्टेजेस। संसद में जो बजट होता है वह 6 चरणों से होकर गुजरता है। तो उसमें जो पहला चरण है वो होता है बजट की प्रस्तुति, यानी जो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है वो होता है। उसके बाद आम चर्चा यानी जनरल डिस्कशन जो होता है। उसके बाद स्क्रूटनी बाई डिपार्टमेंटल कमेटी यानी विभागीय समिति द्वारा जांच। उसके बाद आपका जो फोर्थ होता है स्टेज, वो होता है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो अनुदान होते हैं उनकी मांगों पर मतदान होता है। उसके बाद जो आपका है फिफ्थ, पासिंग एन एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक पारित करना, ये होता है आपका पांचवा। उसके बाद जो सिक्स्थ होता है, लास्ट होता है, वो होता है पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल यानी वित्त विधेयक को पारित करना। तो ये सारे जो 6 चरण होते हैं यानी 6 स्टेजेस होते हैं, ये सारी चीजें आपके पार्लियामेंट में होती हैं। इन 6 चरणों से होके गुजरता है आपका कोई भी बजट। उसके बाद बात करें द बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। वित्त मंत्रालय का एक नोडल निकाय होता है जो कि आर्थिक मामलों के विभाग के रूप में जाना जाता है, वही आपका बजट तैयार करता है। तो आप इसको याद रखिएगा, कोई नोडल बॉडी वो होती है कि किसी स्पेसिफिक चीज के लिए वो कार्य करें। तो जैसे कि इसकी कई सारी नोडल बॉडियां हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो उसमें से एक ये भी है आपका आर्थिक मामलों के लिए। तो आर्थिक मामलों के लिए ही जो विभाग है आपका वो बजट तैयार करता है, आपको इसको याद रखना है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आपका 1947 में पेश किया गया था। द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन 1947। तो आप इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ बजट 2023 एंड 24। तो बजट के जो 2023 और 24 का है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो अ की थीम ऑफ यूनियन बजट 2023 एंड 24 इज द फोकस ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट।
सबका साथ सबका विकास विच इज स्पेशली कवर्स। अगर इसकी बात करें, इसका इंपॉर्टेंट की क्या है, इसका इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है, तो उसमें सबका विकास यानी जो समावेशी विकास होता है, यानी कि हर एक कड़ी को, यानी कि किसी भी परिवार की अंतिम कड़ी तक अगर किसी को लाभ मिले तो उसे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि सबका साथ सबका विकास। तो इसमें ये फोकस पे है आपका। और अगर उसके अंदर में बात किया जाए कि उसमें कौन कौन आते हैं, तो आपके फार्मर्स हो गए, आपकी वोमेन्स हो गई, यूथ हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए, आपके ओबीसी हो गए, दिव्यांगजन हो गए, पीडब्ल्यूडीज जो आते हैं वो हो गए, और आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस भी हो गए। तो ये सारे उसमें आते हैं। और ओवरऑल प्रियोरिटी फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड, और वंचितों को वरीयता, तो वंचितों के लिए समग्र प्राथमिकता दी जाए, इसके लिए जो वंचितों को वरीयता है इस पे भी फोकस किया गया है। ये उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट विशेषता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देयर हैज आल्सो बीन अ सस्टेनेबल फोकस ऑफ यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। जो जम्मू कश्मीर है, जो आपकी नई यूनियन टेरिटरी बनी है, और लद्दाख जो है, ये दोनों साथ में ही यूनियन टेरिटरी बने थे। तो इन पे फोकस किया जाएगा, इसके डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। और जो आपके नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, जो कि बहुत ही अभी डेवलपिंग कंडीशन में है, तो इन पे भी ज्यादा फोकस किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है, इन पे भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। The budget is along the line of the two-pronged growth strategy first unveiled in 2019। जो आपके बजट 2019 में पहली बार अनावरण की गई दो आयामी विकास रणनीति की तर्ज पर है। जो जैसे कि ये जो बजट है हमारा, वो 2019 में जो अनावरण किया गया था, जो स्टार्ट किया गया था, अनवील किया गया था, उसी के तर्ज पे जो दो आयामी क्रियाएं की गई थी विकास के लिए, जो रणनीति बनाई गई थी, उसी के तर्ज पर ये किया गया है। तो अगर इसकी बात करें, तो इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है, जो दो तर्ज दिए गए हैं उसमें, इंसेंटिवाइजिंग द प्राइवेट सेक्टर थस क्रिएट जॉब्स एंड पुशिंग ग्रोथ। इस तरीके से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, रोजगार सृजित करना और विकास को आगे बढ़ाना। ये इसमें जो दो आयामी विकास रणनीति है, टू प्रॉन्ग्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी है, उसमें पहला आपका ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो बताया जा रहा है वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इंक्रीजिंग कैपेक्स एंड राइजिंग मोर रेवेन्यू वाया डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट के तरीके से, जब डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, विनिवेश करेंगे, उसके द्वारा आपका जो रेवेन्यू है, राजस्व है, उसको और बढ़ाना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि आपका कैपेक्स बढ़ाना और विनिवेश के माध्यम से अधिक राजस्व जुटाना। तो चलिए इसको डिसइन्वेस्टमेंट को समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए में आपने कोई कंपनी खरीदी, 100 रुपए आपके कंपनी के शेयर्स हैं। ठीक है, तो उसका अगर हम मान लें कि इसका सारा रख रखाव आप ही कर रहे हैं, सारी चीजें आपको ही करना पड़ रहा है, और अगर मान लीजिए कि इसके कुछ शेयर, यानी कि अगर 49% शेयर अगर हम किसी और को दे देते हैं, ठीक है, जैसे कि आप ये मान लीजिए किसी फ्रेंड को दे दिया, तो इसमें आपने इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है। इसका जो 49% जो शेयर था, उसका रुपए आपको दे दिया इस फ्रेंड ने। लेकिन जो कंपनी का जो हेड है, यानी जो आप कंपनी चला रहे हैं, उसका 51% आपके पास ही है, यानी कि जो मालिक है वो आप ही हैं, लेकिन आपने अपने कुछ शेयर को बेच दिया है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं विनिवेश करना, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करना। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने 51 से कितना भी परसेंट कम किया, यानी कि 51 से अगर आपने 49 अगर परसेंट के अलावा आपने अगर किसी को 50% दे दिया, या फिर अगर आपने 51% किसी और को दे दिया, तो मालिकाना हक आपका खत्म हो जाएगा, तो वो कंपनी आपकी प्राइवेट हो जाएगी, आपकी नहीं रह जाएगी। तो इसी तरीके से जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जो भी, जैसे कि मान लीजिए कई सारी चीजें होती हैं जिसमें सारी चीजें सरकार को करनी रहती हैं, तो उसमें सही तरीके से देखभाल नहीं हो पाती है। तो अगर डिस इन्वेस्टमेंट कर देता है, किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देते हैं अपना शेयर 49%, तो सारी चीजें जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको करनी रहती है। अपना वो लोग जो कर्मचारी होते हैं उनको लगाते हैं, आपके कई सारे रोजगार डेवलपमेंट और सारी चीजें होती हैं, तो उनको भी देखना रहता है। तो इस तरीके से आपको रुपए भी मिल जाते हैं उतने उसका, और उसके बाद आपका जो ढांचा है वो भी अच्छे तरीके से कार्य करने लगता है। तो इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अगर आप 51% किसी को दे दिए तो वो आपका प्राइवेटाइज हो जाएगा, लेकिन अगर आप 51% अपने पास रखते हैं, 49% किसी और को देते हैं, तो वो आपका अपने पास आपका मालिकाना हक रहेगा, यानी वो गवर्नमेंट एंटिटीज तो रहेंगे, लेकिन उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। तो आपको आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है और प्राइवेटाइजेशन क्या है। तो ये अंतर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना चाहिए। तो इस वजह से मैंने इसको आपको आसान भाषा में समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं बजट की मुख्य उपलब्धियां।
जो इस बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में समझते हैं, मुख्य उपलब्धियों के बारे में समझते हैं। तो जो चेंजेस इन द न्यू इनकम टैक्स रिजीम इन रिबेट लिमिट एंड इन टैक्स स्लैब्स, जो आपकी नई आयकर व्यवस्था है, जो नई आयकर व्यवस्था है उसमें बदलाव किया गया है, जिसमें छूट की सीमा में और टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया है। आपको ये याद रखना है। उसके बाद बताया जा रहा है जो आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले हैं उनमें ये बताया गया है कि उसमें 33% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है और उसकी जो सीमा है उसको बढ़ा के 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि पिछले दशक में सबसे बड़ा है। अब ये भी आप याद रखिएगा। सीमा शुल्क में परिवर्तन किया गया है, यानी कस्टम ड्यूटी में चेंज किया गया है, जिसमें मोबाइल फोन निर्माण, जो आपके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो आपका मोबाइल मैन्युफैक्चर होता है, झींगा मछली का जो फीड होता है यानी उसका जो भोजन होता है उसके लिए, आदि के लिए कुछ निविष्टियों के आयात पर कमी आई है। और जो सिगरेट है, सोने की वस्तुएं हैं और यौगिक रबड़ है, जो कंपाउंड रबड़ होते हैं वो हैं, उनमें आपकी वृद्धि हुई है। तो ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी आपकी। और जो बाकी वस्तुएं हैं, जो आपका मोबाइल है और ये सब है, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग और ये सब झींगा फीड है, इसमें आपकी कमी देखी जाएगी। तो ये भी बताया जा रहा है आपका। उसके बाद अगला देखते हैं, कैपिटल आउटले फॉर द रेलवेज इंक्रीज टू द हाईएस्ट एवर रुपीज 2.40 लाख करोड़। जो आपका रेलवे की पूंजी है उसका जो परिव्यय है उसको बढ़ाकर अब तक के सर्वाधिक यानी 2.40 लाख करोड़ तक कर दिया गया है। जो परिव्यय होता है, मान लीजिए कि जैसे कि कोई आपकी कंपनी है, उसमें कोई भी मशीन आपका कार्य कर रही है और उसके बाद काम करते करते अब उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है जितना पहले करती थी, तो उसको बदलना पड़ता है या फिर उसको अपग्रेड करना पड़ता है, तो उसमें जो आपका कॉस्ट आता है उसको बढ़ा दिया गया है। यही बताया जा रहा है, जो रेलवे में जो भी चीजें ऐसे ही चेंज करनी है या फिर बढ़ानी है या फिर कुछ और उसको बढ़ाना है, किसी तरीके से चेंज करना है, तो उसके लिए जो परिव्यय होता है, तो जो आपका कैपिटल आउटले होता है उसको बढ़ा दिया गया है, जो कि 2.40 लाख करोड़ हो गया है। अब बात करते हैं, व्हाट इज द बजट विजन फॉर अमृतकाल। अमृतकाल के लिए बजट का विजन क्या है, तो इसको समझते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉल्ड इट द फर्स्ट बजट इन अमृतकाल। फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इंडिया के लिए तो जो ये बजट है उसको अमृतकाल का पहला बजट कहा है। तो अमृतकाल आप समझ सकते हैं कि जो आजादी का जो 100 ईयर होगा, 75 से लेके जो 100 साल होने वाले हैं, उसको अमृतकाल कहा है। तो अमृतकाल में ही ये आपका पहला बजट है, ऐसा बताया गया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अमृतकाल का दृष्टिकोण एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था है, जो एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिक संचालित और ज्ञान आधारित है। जैसे कि अगर इसका बात करें, जो इसका दृष्टिकोण है, अमृतकाल का दृष्टिकोण है, फ्यूचरिस्टिक जो गोल देखा जा रहा है उसमें सशक्त यानी कि जो हमें एम्पावर करने का, और समावेशी अर्थव्यवस्था यानी कि आपका सस्टेनेबल जो इकोनॉमी है उसको डेवलपमेंट करने का, और उसके साथ ही एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र, जो हमारा इकोनॉमिक जोन है उसको एक मजबूती प्रदान करने का, और प्रौद्योगिक संचालित और ज्ञान आधारित। ये सारी चीजें जब मिल जाएंगी तो हमारा भारत जो है वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ेगा और सभी लोग वहां पे खुश और प्रसन्न रहेंगे। इस तरीके से इसको देखा जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अमृतकाल का पहला बजट बताया जा रहा है। अब इसके विजन की बात करें तो अमृतकाल का जो विजन है उसमें पहला जो आपका है वो अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विथ फोकस ऑन द यूथ। तो इसमें सबसे पहला बताया जा रहा है अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो भी हमारे सिटीजन्स के लिए अपॉर्चुनिटीज रहेंगी यानी अवसर रहेंगे उनके बारे में बताया जा रहा है, जिनमें फोकस रहेगा हमारे युवाओं पे। उसके बाद दूसरा जो बताया जा रहा है वो है ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, यानी कि हमारी समृद्धि और जॉब क्रिएशन, जॉब का निर्माण करना। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड इसमें आपका विजन है, अमृतकाल का विजन है, वो है स्ट्रांग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट। तो आपका मजबूत और स्टेबल स्थिर मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है। The budget identifies four transformative opportunities to be leveraged before reaching India at the rate 100। बजट में भारत एट द रेट 100 तक पहुंचने से पहले लाभ उठाने के लिए 4 यानी कि 4 परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान की गई है, जिसमें से आपका पहला है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू एसएचजीज, जो आपके स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, ये आपका पहला है। उसके बाद दूसरा बताया जा रहा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, यानी पीएम विकास के बारे में बताया है, ये आपका दूसरा है। उसके बाद जो तीसरा सेक्टर है उसमें बताया जा रहा है, जो आपका अवसर है जिसमें अवसर मिल सकते हैं, वो है टूरिज्म प्रमोशन इन मिशन मोड, मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा देना। उसके बाद चौथा जो आपका है ग्रीन ग्रोथ यानी हरित विकास।
तो ये आपके 4 पॉइंट्स बताए गए हैं जिसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं कि इसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। जो ये बजट है 2023-2024 का, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, प्रायोरिटीज क्या हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बताया जा रहा है सप्तऋषि। तो सप्तऋषि के बारे में समझ लेते हैं कि सप्तऋषि क्या है। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि सप्तऋषि में कौन कौन से चीजें आती हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सप्तऋषि का चलिए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जो सप्तऋषि प्रायोरिटीज हैं उनके बारे में समझते हैं। तो आपका है इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद रीचिंग द लास्ट माइल ये हो गया, उसके बाद आपका यूथ पावर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, ग्रीन ग्रोथ हो गया, अनलीजिंग द पोटेंशियल ये हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट समावेशी विकास हो गया, आपका रीचिंग द लास्ट माइल यानी कि हर तरीके से आपका पहुंचना, हर तरफ आपका ये समृद्धि पहुंचना। उसके बाद जो यूथ पावर है, युवा शक्ति है, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका जो चौथा बताया गया वो फाइनेंशियल सेक्टर बताया गया है। उसका जो पांचवा है वो ग्रीन ग्रोथ बताया गया, यानी कि हरित विकास बताया गया है। उसके बाद अनलीजिंग द पोटेंशियल को और बढ़ावा देना ये बताया गया है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि जो आपका विनिर्माण है और आपका जो निवेश है इसके बारे में बताया गया है। तो ये आपके 7 सप्तऋषि हैं, ठीक है। और इसे ही अमृतकाल का विजन बताया गया है। तो इनको आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो प्रायोरिटीज है, प्राथमिकताएं हैं, उनके बारे में। जो आपकी पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास, तो उसमें बताया जा रहा है कि 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस टू रूरल हाउसेज। जो आपके ग्रामीण परिवेश में जो घर हैं उसमें 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर जो कनेक्शन है उनको प्रोवाइड करना। आपका दूसरा जो है वो कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान। जो आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसके तहत 2.2 लाख करोड़ जो किसान हैं तो उनमें कैश ट्रांसफर करना 2.2 लाख करोड़ रुपयों का, जो कि आपके 11.4 करोड़ फार्मर्स हैं उनके खातों में। तो ये आपका हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस कवर फॉर 44.6 करोड़ पर्सन्स अंडर पीएम एसबीवाई एंड पीएम जेजेवाई। जो आपका बीमा है, इंश्योरेंस है, उसका कवर प्रोवाइड करवाना, जो कि 44.6 करोड़ पर्सन है उनको, जो कि पीएम एसबीवाई यानी कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रोवाइड करवाना। और उसके बाद 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक अकाउंट्स, ये हो गया आपका। 220 करोड़ कोविड वैक्सीन ऑफ 102 करोड़ पर्सन, ये हो गया। उसके साथ ही साथ जो अगला डेवलपमेंट अचीवमेंट्स हैं उनमें बात करें तो 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन अंडर उज्ज्वला योजना, तो ये हो गया। उसके बाद 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्शन अंडर एसबीएम यानी स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा 11.7 करोड़ हाउस होल्ड में टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करवाना। तो ये आपके इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट्स हैं, यानी कि इतना अचीवमेंट किया गया है इसके द्वारा, ठीक है। तो ये बताया गया है। उसके बाद अगर अगला बात करें तो एग्रीकल्चर आपका आता है। तो कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटर ऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में बनाया जाएगा, ठीक है। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या क्या फायदे होंगे, तो इसके द्वारा जैसे कि आपका जो कृषि में जो डिजिटल तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा तो उनसे क्या क्या फायदे होंगे ये बताया जा रहा है। तो समावेशी किसान केंद्रित समाधान, जो भी किसान है उनको एक जगह पे सारे समाधान मिल जाएंगे, ये बताया जा रहा है। जब आपका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, डिजिटल तरीके से सारी चीजें आपके मोबाइल पे मिल जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपका किसी ऐप के थ्रू आप समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, एक आपकी कंपनी है, मैंने एक बहुत अच्छी कंपनी है उसके बारे में देखा था, जो वेदरसिस है, उसमें भी आपका फसल सलाह दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं किसानों के लिए, उसी को बढ़ावा देने के लिए इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद आपका एक हो गया रिलीवेंट इंफॉर्मेशन सर्विस फॉर क्रॉप प्लानिंग और हेल्थ, जिसमें फसल योजना या स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक सूचनाएं और सेवाएं, ये सारी चीजें मेंशन रहेंगी। और उसके बाद बेटर एक्सेस टू फार्म इनपुट्स, क्रेडिट्स एंड इंश्योरेंस, आपका आसान तरीके से जो किसान है उनके आदानों और ऋण और बीमा तक पहुंच बेहतर तरीके से हो पाएगी। ग्रोथ सपोर्ट ऑफ द एग्रीटेक इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स, जो भी कृषि प्रौद्योगिकी उद्योग हैं और स्टार्टअप्स हैं उनका विकास समर्थन भी होगा। तो ये सारे उसके फायदे होंगे। उसके बाद बताया जा रहा है जो अगला है वो कृषि स्टार्टअप्स के लिए वित्त पोषण, इनको वित्त पोषित भी किया जाएगा कि जो भी कृषि स्टार्टअप्स हैं जो एग्रीकल्चर के लिए कार्य कर रहे हैं उनको फंडिंग भी की जाएगी, ये बताया जा रहा है। तो उसमें बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि तुरंत कोष की स्थापना की जाएगी। जो भी आपकी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं
जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स करना चाहते हैं उनको इनकरेज करने के लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड का स्थापना किया जाएगा, ये स्टेब्लिश किया जाएगा। और उसके बाद इसमें बताया गया है एग्री क्रेडिट्स, जो आपका एग्रीकल्चर क्रेडिट्स है उसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं इसका वैल्यू बढ़ा दिया गया है, 20 लाख करोड़ हो गया है। तो आप ये वैल्यू याद रखिएगा। उसके बाद अ न्यू सब स्कीम ऑफ पीएम मत्स्य संपदा योजना विथ टारगेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 6,000 करोड़ टू बी लॉन्च्ड फॉर फिशरमैन्स, फिश वेंडर फिश वेंडर्स एंड एमएसएमईज, जो मछुआरे, मछली विक्रेताओं और एमएसएमई जो हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं, उनके लिए 6,000 करोड़ रुपए के लिए लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। उसके बाद बताया जा रहा है हॉर्टिकल्चर के लिए, जो आपका बागवानी क्षेत्र है उसके लिए क्या किया जा रहा है। तो उसमें 2,200 करोड़ रुपए के परिव्यय, यानी कि 2,200 करोड़ रुपए के जो आउटले हैं उन पर उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तारोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आप यहाँ पे हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आपके रोग मुक्त होंगे, यानी कि उसमें कोई भी डिजीज नहीं होगा, डिजीज फ्री होंगे, और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स भी होंगे जो कि आपके हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें 2,200 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। ठीक है, इतना खर्चा किया जाएगा। अब मिलेट्स की बात करते हैं। मिलेट्स के लिए क्या किया जा रहा है, जो आपके मोटे अनाज होते हैं, तो उनको बताया जा रहा है कि भारत को श्री अन्न यानी बाजरा के लिए एक वैश्विक केंद्र यानी कि ग्लोबल हब के तरीके से बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, जो कि हैदराबाद में स्थित है, को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। तो जो ये आपका संस्थान है उसमें ये इसको बढ़ाने के लिए, वैश्विक स्तर पर केंद्र बनाने के लिए, यहाँ पे आपके सर्वोत्तम प्रथाओं यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस और अनुसंधान यानी कि रिसर्च और प्रौद्योगिकी यानी कि डेवलपमेंट को साझा किया जाएगा, जिससे कि ये वर्ल्ड लेवल पे आगे बढ़ सके, वर्ल्ड लेवल का हब बन सके। एग्री कॉपरेटिव्स की बात करते हैं, कृषि सहकारिताओं की बात करते हैं, तो इसमें बताया जा रहा है सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सरकार ने विकेंद्रीकृत भंडार क्षमता स्थापित करने और अगले 5 वर्षों में अछूते गांवों में कई सहकारी समितियों की स्थापना करने की योजना बनाई है। तो इसके द्वारा इनको बढ़ावा दिया जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे युवाओं के लिए भी और जो भी इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए। तो शिक्षा और कौशल की बात की जा रही है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, आइए समझते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है रिवैम्पिंग टीचर्स ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो आपका डाइट होता है उसमें टीचरों के लिए बढ़िया ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसको और अच्छे तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा और अच्छा तरीके से उसमें चेंजेस किए जाएंगे। और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू बी सेटअप फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, जो आपका राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है उसको सेटअप किया जाएगा, जो बच्चों के लिए और किशोरों के लिए होगा। States will be encouraged to set up the physical libraries at पंचायत एंड वार्ड लेवल्स, जो राज्य होंगे उनको बढ़ावा दिया जाएगा कि आप एक फिजिकल लाइब्रेरी यानी भौतिक तरीके से जहां पे जाके पढ़ाई की जा सके, उस तरीके से पंचायत में और वार्ड लेवल्स पे निर्मित की जा सके, तो इनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो उनको पढ़ाई के लिए बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। तो हेल्थ के लिए क्या किया जा रहा है, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो 2014 से स्थापित मौजूदा जो पहले से ही इस्टेब्लिश्ड हैं 157 मेडिकल कॉलेज, उनके साथ ही साथ को लोकेशन में 157 जो नए नर्सिंग कॉलेज हैं उनको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका 157 मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, 157 आपका मेडिकल कॉलेज है, उसी के साथ ही साथ आपका 157 नर्सिंग कॉलेज भी स्टेब्लिश किया जाएगा। तो आपका ये हो गया कि 157 मेडिकल कॉलेज के साथ 157 नर्सिंग कॉलेज भी स्टेब्लिश किया जाएगा। अ मिशन टू एस्टिमेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047 विल बी लॉन्च्ड, जैसे 2047 तक जो आपका सिकल सेल एनीमिया है उसको खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। ये भी इसमें हेल्थ में बताया गया है, हेल्थ बजट में। उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हेल्थ बजट को एक फिगर में देख लेते हैं, जो आपका सबका साथ सबका विकास में इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हेल्थ सेक्टर है उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें एक फिगर के माध्यम से बताया गया है
कि 157 आपका नर्सिंग कॉलेज जो है वो हो जाएगा। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया को बताया गया 2047 तक खत्म करने के लिए, ये बताया गया है, ये आपका है। और उसके बाद बताया गया न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल टू बी लॉन्च्ड, जो आपके नए फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद ज्वाइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी इनकरेज वाया सेलेक्ट आईसीएमआर, जो भी लैब्स होते हैं आईसीएमआर सेट करेगा, उनको सेलेक्ट करेगा, जो कि प्राइवेट मेडिकल रिसर्चर्स भी हैं उनको भी इनकरेज करने के लिए। तो ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीडीपी में इसको बढ़ाया गया है। हेल्थ में जो पहले 1.4 था अब हो गया है 2.1, जो जीडीपी का है उसका 2.1 खर्च होगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है जो एजुकेशन का 2.8 था अब 2.9 होगा इस फाइनेंशियल ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर 23 है। आपका ब्लू से दिखाया गया है फाइनेंशियल ईयर 19 जो 2019 है, और जो आपका ये ऑरेंज से दिखाया गया है वो है आपका फाइनेंशियल ईयर 2023। तो उसके कंपेयर में आप देख सकते हैं कि कितना बढ़ा है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं प्राथमिकता का जो दूसरा है, जो प्रायोरिटीज है दूसरी, जिसमें सबका साथ सबका विकास देखना है, तो उसमें है अंतिम मील तक पहुंचना। तो अंतिम मील तक पहुंचना है, रीचिंग द लास्ट मील। उसके लिए बताया जा रहा है आपका सबसे पहला जो है न्यू एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सफलता के आधार पर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम हाल ही में 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो इसका एम है, इसका जो उद्देश्य है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो है स्वास्थ्य यानी कि जो आपका हेल्थ है, पोषण न्यूट्रिशन, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, कृषि एग्रीकल्चर, जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज, वित्त समावेश यानी कि जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन है, और कौशल विकास जो आपका स्किल डेवलपमेंट है, और बुनियादी ढांचे यानी कि जो आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन जैसे कई क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करना। तो ये इसमें शामिल है, ठीक है। जो आपकी सेकंड प्रायोरिटी है, जो कि आपके लास्ट मील तक पहुंचना है, उसमें जो आपका पहला था वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, यानी कि जो आपका पार्टिकुलरली जो वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनके विकास के लिए मिशन जो तैयार किया गया है, पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, उसके बारे में बताया जा रहा है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। तो ये बताया गया है कि जिससे इनकी भी स्थिति सही तरीके से आगे बढ़ेगी। ये वो ग्रुप होते हैं जो आदिवासियों में भी बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से रहते हैं, बहुत ही कम संख्या पाई जाती है, और बहुत ही सुभेद्य होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। तो जो आसानी से खत्म हो सकते हैं उन्हें वल्नरेबल कहते हैं। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो उनके लिए भी एक मिशन चलाया जाएगा जो कि पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन है। उसके बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके विकास के लिए भी 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए बताया गया है। उसके बाद जो आपका सेंटर है, केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो आदिवासी छात्र हैं यानी जो ट्राइब्स हैं, उसमें एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों यानी जो आपके सपोर्टिव स्टाफ होते हैं उनको भर्ती की जाएगी, उनकी भर्ती की जाएगी। तो ये एक रोजगार के अवसर के तरीके से देखा जा रहा है। उसके बाद वाटर फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज यानी रीजन्स, सूखा प्रवण क्षेत्र के लिए पानी। तो इसमें चलिए देखते हैं कि इसका क्या प्रावधान है। कर्नाटक में सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पानी के पीने के पानी के लिए सतही टैंक को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। कर्नाटक में सूखा जो बहुत ज्यादा फैला हुआ था, उस क्षेत्र में आपके सिंचाई के लिए भी पानी देने के लिए और पीने के पानी देने के लिए टैंकों को भरने के लिए जो ऊपरी भद्रा परियोजना है उसको सहायता देने के लिए केंद्र 5,300 करोड़ रुपए खर्च करेगा। तो ये इसमें बताया गया है। उसके बाद जो अन्य पहले हैं उनके बारे में बात करें, तो इसमें बताया जा रहा है पीएम आवास योजना के परिव्यय को, जो केंद्रीय आवास योजना है उसमें जो आपका आउटले हैं उनकी बात करें तो 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है। जो पीएम आवास योजना है उसमें आपका बढ़ा दिया गया 66%, ठीक है। जो इसकी आपकी वैल्यू जो होगी वो 79,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी।
तो इतना खर्चा किया जा रहा है उसके लिए। उसके बाद पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में भारत साझा शिलालेख यानी भारत श्री स्थापित किया जाएगा। तो इसमें ये बताया जा रहा है, ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। अब बात करते हैं जो आपकी थर्ड प्रायोरिटी है, जो तीसरी प्राथमिकता है समावेशी विकास के लिए, कि सबका साथ सबका विकास, ये बताया जा रहा है। उसमें अवसंरचना और निवेश है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो उसमें इसके लिए पूंजी निवेश परिव्यय लगातार तीसरे वर्ष बढ़ा, यानी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले है उसमें इंक्रीज हुआ है लगातार तीसरे वर्ष, जो कि 33% से बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं, जिससे यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% हो गया है। जो आपका जीडीपी है उसका 3.3% हो गया है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले, ठीक है, जिसका अगर वैल्यू की बात की जाए तो 10 लाख करोड़ रुपए है, ये है आपका, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो वो 13.7 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है, जो कि जीडीपी का 4.5% है। तो आप इन वर्ड्स के बारे में और ये जो आपका एस्टिमेट बताया जा रहा है इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। उसके बाद बात करें कि कैप निवेश के लिए राज्य सरकार को सहायता, यानी जो सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर कैप इन्वेस्टमेंट। तो इसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने बुनियादी ढांचों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें पूरक नीतिगत कार्यों के लिए, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसीज एक्शंस होते हैं उनके लिए राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का फैसला किया है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कि सेंटर राज्य की हेल्प करेगा, 1 साल और बढ़ा दिया है जो कि 50 सालों के लिए था, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री था। तो इस तरीके से ये सहायता करेगा बिना इंटरेस्ट के, तो इसको 1 साल और बढ़ा दिया है। और इसके साथ ही इसके लिए बढ़ा हुआ परिव्यय जो है, जो आउटले है इसके लिए, वो 1.3 लाख करोड़ बताया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब रेलवे की बात करें तो रेलवे में भी इंक्रीज हुआ है जो आपका बजट है आउटले के लिए। तो कैपिटल आउटले की बात करें तो ये हो गया है 2.4 लाख करोड़, ठीक है, तो ये रेलवे के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इसको सही तरीके से समझ लेते हैं। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय प्रदान किया जा रहा है, यानी कि आपका कैपिटल आउटले प्रदान किया जा रहा है, जो अब तक का सबसे अधिक आउटले यानी कि परिव्यय है, और 2013 से 14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। जो हम लोगों ने 2013 और 14 में रेलवे पे परिव्यय किया गया था, यानी जो आपका कैपिटल आउटले था, वो उसके मुकाबले जो इस बार का है वो 9 गुना ज्यादा है, ठीक है, जो कि है 2.40 लाख करोड़, यानी 2.40 लाख करोड़। इसमें से कुछ रुपए हम लोगों को भी मिल जाते तो मजा आ जाता। एविएशन यानी विमानन की बात करें तो क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, यानी जो आपके हेलीपैड्स होते हैं उनको, और हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रोम्स और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड्स को पुनर्जीवित किया जाएगा, उनका रिनोवेशन किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। एविएशन में ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्म होंगी। उसके बाद अन्य परिवहन परियोजनाओं के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट हैं उनकी बात की जाए तो जो आपके पोर्ट्स हैं, कोल और इस्पात यानी कि स्टील, और उर्वरक जो फर्टिलाइजर्स और खाद्यान्न क्षेत्र के लिए अंतिम और प्रथम मील कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजना की पहचान की गई है। इसके लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का पहचान किया गया है कि कहाँ कहाँ पे इसको बनाया जा सकता है। उसके लिए निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए सहित 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इसे प्राथमिकता पर लिया जाएगा। आप याद रखिएगा, 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा, जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा है उसके लिए एक साइट देखी गई है, 100 महत्वपूर्ण साइट देखी गई है। उसमें आपका निजी स्तर पे यानी निजी स्रोत से आपका 15,000 करोड़ रुपए और उसके साथ ही साथ 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसे प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे इसको ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से एक शहरी अवसंरचना विधि निधि की स्थापना की जाएगी। जो आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसको स्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल को मेंशन करेगा, उनको सहायता करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है यूआईडीएफ का प्रबंधन नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा किया जाएगा और टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत डेप्थ में आपको इसको समझने के लिए जाना पड़ेगा कि किस किस तरीके से आपका
कौन कौन सी कंपनियां किस किस चीज में आपके रुपए लगा सकती हैं, किन किन को सरकार देता है, क्या क्या उसके आधार होते हैं किसी भी बैंक को देने के लिए, ये सारी जिम्मेदारी। तो ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस आप ये मोटा मोटा समझ लीजिए। जो आपका पहला टीयर रहेगा उसके लिए नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा किया जाएगा, और उसके बाद दूसरा जो प्रबंधन है, दूसरे टीयर का प्रबंधन है, और तीसरे टीयर का जो प्रबंधन है वो शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इस उद्देश्य के लिए सालाना आधार पर 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जैसे कि हर साल पे इसमें 10,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इसमें आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। इंसेंटिव्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मल्टीप्लायर्स इम्पैक्ट, राइज इन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। कि जैसे कि जब जब इसको प्रोत्साहित किया जाएगा तो आपके ग्रोथ में भी बढ़ावा होगा, और उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, जॉब्स भी क्रिएट होंगी। तो ये बताया जा रहा है। इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले बाई इतना, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले ही समझ ली हैं, ये आपका एक साथ दे दिया गया है कि जिससे आपको याद करने में आसानी। उसके बाद आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी है उसके बारे में समझते हैं, क्षमता को उजागर करना, यानी कि अनलीजिंग द पोटेंशियल। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो रिड्यूस्ड कंप्लायंस एंड जन विश्वास बिल, कम अनुपालन और जन विश्वास विधेयक। तो इसमें कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए संशोधनों के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालन कम किए गए हैं, और 3400 से अधिक कानूनी प्रावधान को गैर अपराधीकृत किया गया है। तो इसका सीधा सा मतलब है, आपको सरल भाषा में बता देता हूँ, जो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है उसके लिए कई सारे आधार होते हैं कि आप कोई भी कंपनी आ रही है यहाँ पे, आप अपना कंपनी स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या आधार चाहिए, क्या क्या बेस चाहिए, कि आपका ये चीज तो होना ही चाहिए। और कई सारे ऐसे नियम होते हैं जिनमें आपकी कंपनियां कभी जो भी बाहर से आती हैं या फिर आप यहाँ पे ही स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसमें जो रूल्स होते हैं वो इतने जटिल होते हैं, इतने टफ होते हैं, जिसके वजह से कंपनी ग्रो कर ही नहीं पाती है या फिर स्टेब्लिश ही नहीं करते हैं। तो उनको और सरल कर दिया गया है, और कई सारे ऐसे रूल्स हैं जिनको गैर आपराधिकृत, यानी कि आपका डिस्क्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया है उन रूल्स को। तो आप आसानी से भाषा में समझ लीजिए कि इसके करने से आपके जो भी आपकी कंपनीज हैं या फिर जो भी नए कार्य किए जा रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पे अपना स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं बिजनेस, उनको आसानी होगी करने के लिए। तो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपका रैंकिंग भी तैयार किया जाता है, तो उसमें भी आपकी रैंकिंग भी अच्छी होगी, और यहाँ पे अच्छे तरीके से कंपनियां आएंगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, तरलता ज़्यादा आएगी, रुपए ज़्यादा आएंगे, खर्चे अच्छे तरीके से लोगों के पास आएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी, आर्थिक स्थिति और अच्छी होती रहेगी। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भरोसे पर आधारित शासन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जनविश्वास विधेयक पेश किया है। तो आप इनको भी याद रखिएगा, ये भी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया है। अब दूसरा बात करते हैं, सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस फॉर एआई, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके लिए उत्कृष्टता केंद्र की बात की जा रही है। मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आपके 3 टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश किए जाएंगे, जो कि एआई को बढ़ावा देने के लिए रहेंगे, उनको और आगे बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। तो ये इसमें बताया जा रहा है, जिसमें आपका ये याद रखिएगा, मेक मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। तो ये इसको बढ़ावा देना है, इस विजन को बढ़ावा देना है, इसके लिए ये किया जाएगा। ठीक है, अब नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, राष्ट्रीय डेटा शासन नीति की बात करें तो स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान की सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी, जो अज्ञात डेटा तक पहुंच को सक्षम करेगी। तो आपका ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आप चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो आपका है डिजी लॉकर फॉर डेटा शेयरिंग, डेटा शेयरिंग के लिए डिजी लॉकर को और बढ़ावा देना, उसमें और चीजों को बढ़ाना। जैसे डिजी लॉकर आप जानते होंगे, जिसमें आपके कई सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें रहते हैं, जिसके द्वारा आप उसको ओरिजिनल तरीके से आप यूज कर सकते हैं किसी भी जगह पे। जैसे आपका हो गया ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपकी मार्कशीट भी अब उसमें आने लगी है, आपके कई सारे डॉक्यूमेंट्स उसी में अच्छे तरीके से सेव रहते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं ऑथेंटिक तरीके से। ठीक है, तो आपका इसी में बताया जा रहा है, विभिन्न प्राधिकरणों, नियामकों और बैंक और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के साथ जब भी आवश्यक हो दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के लिए और साझा करने के लिए एमएसएमई, बड़े व्यवसाय और धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा उपयोग के लिए एक एंटिटी डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। इसमें बताया जा रहा है, जो आपके एमएसएमई हैं, लार्ज बिजनेस हैं और चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उनके लिए जो स्टोरिंग और शेयरिंग के लिए जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं,
उनको ऑनलाइन सिक्योरली शेयरिंग के लिए इसको और बढ़ावा दिया जाएगा और अच्छे तरीके से इसका ग्रोथ किया जाएगा। अब बात करते हैं रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स, विवादों का समाधान की बात करें तो विवाद से विश्वास आप जानते होंगे, तो इसमें बताया जा रहा है जो आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उसके लिए कम कठोर अनुबंध यानी जो आपके जो नियम हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। और उसके तरीके से जो आपके यहाँ पे विवाद हैं, जो भी यहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं, उनको सॉल्व किया जाएगा। कोविड अवधि के दौरान प्रभावित एमएसएमई को राहत के रूप में प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, कोविड के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स में आए थे एमएसएमईज, उनको राहत प्रदान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों के तेजी से निपटान को सक्षम बनाने के लिए और मानकीकृत निपटान योजना, जो भी आपके easier and standardized settlement schemes enabling faster and settlements of contractual dispute of government and government undertakings, तो इसको भी आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है। अब बताया जा रहा है ई कोड के बारे में, तो ई कोड न्याय के प्रभावी प्रशासन के लिए ई अदालतों का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा, तो आप इसको भी याद रखिएगा जब का ई कोड है, ठीक है। आप ये कमेंट करके बताइए कि सबसे पहला ई कोड कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था और कहाँ पे शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी की। 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutes to realize a new range of opportunities, business models and employment potential। जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे 100 लैब्स तैयार किए जाएंगे जहां पे आपकी 5G सर्विसेज का जो अपॉर्चुनिटीज है और बिजनेस मॉडल है और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसको और बढ़ावा दिया जाएगा। तो अगर इंडिया में इतने सारे लैब्स खुलेंगे जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो इससे हमारे भारत को भी 5G टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। अब नेक्स्ट बताया जा रहा है लैब्स में अन्य के साथ साथ स्मार्ट क्लासरूम, सटीक खेती, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर ऐप जैसे एप्लीकेशन शामिल होंगे, तो इन सारे ऐप्स पे भी काम किया जाएगा इसके साथ ही साथ। अब प्रायोरिटी 5 की बात करें जो कि ग्रीन ग्रोथ है, ठीक है, हरित विकास है, उसके बारे में बात करें तो इसमें बताया जा रहा है आपका पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च्ड। जो आपका पीएम प्रणाम है जो कि मिट्टी के उर्वरता को बढ़ाए रखने के लिए, मिट्टी को अच्छे तरीके से बनाए रखने के लिए पीएम प्रणाम स्कीम स्टार्ट की गई है, तो आप इसको याद रखिएगा कि इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद बताया जा रहा है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम टू बी नोटिफाइड अंडर ईपीए टू इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल एक्शंस। सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसमें मिष्टी बताया जा रहा है, तो मिष्टी आप ध्यान रखिएगा, इस पर कई बार फोकस किया था आपके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो इसमें बताया जा रहा है जो आपके मैंग्रोव प्लांटेशन होते हैं वो हर कोस्ट लाइन पे अच्छे तरीके से डेवलप किए जाएंगे, तो ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये बहुत ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज को बढ़ावा देते हैं। और आपके जो शोर लाइन होती है या फिर जो भी आपका कोस्ट लाइन होती है उसमें जब भी आपके चक्रवात आते हैं तो उनसे भी आपका बचाता है कोस्ट लाइन को, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप मिष्टी जो आपका ये है इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है जो प्रणाम है उसमें तो जो आपके फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, तो जो आपका पीएम प्रणाम स्कीम है उसके द्वारा जो केमिकल से जो बनाए जाते हैं फर्टिलाइजर उसके जगह पे कोई दूसरा यानी जो ऑर्गेनिक तरीका है उसको यूज किया जाएगा कि जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे, ठीक है। उसके बाद जो 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स हैं उस पर फोकस किया जा रहा है, तो टू बी स्टेब्लिश्ड अंडर गोबर्धन स्कीम फॉर प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये भी बताया जा रहा है अगर अदर इनिशिएटिव की बात करें तो नेचुरल फार्मिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए आपके 10,000 बायो इनपुट्स रिसोर्सेज सेंटर की तैयारी की जा रही है। प्रमोटिंग ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इसकी तैयारी की जा रही है और प्रमोटिंग ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, तो ये भी आपका ध्यान रखिएगा, ये भी इनिशिएटिव किया जा रहा है। और साथ ही साथ फंड टू बी एलोकेटेड फॉर रिप्लेसिंग ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, जो ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको भी हटाया जा रहा है, ठीक है, रिप्लेस किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ग्रीन ग्रोथ में बढ़ावा देंगी, ठीक है। तो आपको मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया है। जो आउटले है वो आपका 19,700 करोड़ रुपए किया गया है, खर्च किया गया है, आवंटित किया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन तीव्रता की ओर ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करने और इससे बढ़ते हुए क्षेत्र में देश तकनीक और बाजार का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो हाइड्रोजन मिशन है उसके ये लाभ हैं। 2030 तक 5 MMT वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने का लक्ष्य भारत ने
रखा है। उसके बाद गोवर्धन स्कीम में देखें कि क्या किया गया है, उसके लिए क्या किया गया है। तो सर्कुलर इकोनॉमी, जो कि 200 कंपोज्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट और 300 समुदाय क्लस्टर आधारित प्लांट को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जो वेस्ट से अच्छे तरीके से यूज किए जा सकते हैं, अच्छा कार्य किया जा सकता है, उसके लिए ये कार्य किया जाएगा। ठीक है। और इसमें कुल जो निवेश है वो 10,000 करोड़ रुपए का रहेगा। ये आप याद रखिएगा, गोवर्धन स्कीम के लिए कितना खर्चा किया जा रहा है, तो उसमें है आपका 10,000 करोड़ रुपए। अब आने वाले समय में प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन करने वाले सभी संगठनों के लिए 5%, आपका 5% सीबीजी मैंडेट रहेगा, यानी अधिदेश पेश किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। उसके बाद भारतीय प्राकृतिक खेती जैव इनपुट संसाधन केंद्र यानी बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर, तो इनके बारे में बात करें तो अगले 3 वर्षों में केंद्र 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना, यानी 10,000 आपके बायो इनपुट रिसोर्सेज का स्थापना करेगा सेंटर। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर वितरित माइक्रो उर्वरक, जो आपके माइक्रो फर्टिलाइजर्स हैं, और कीटनाशक निर्माण नेटवर्क बनाकर 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके द्वारा जो आपके माइक्रो उर्वरक हैं और कीटनाशक हैं, उससे आपकी मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी और स्वस्थ रहेगी, उसमें कोई भी केमिकल ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, केमिकल तो यूज़ ही नहीं किया जाएगा, और इसके द्वारा आपका जो एग्रीकल्चर है वो नेचुरल तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये आपका लक्ष्य है। हरित ऊर्जा में अन्य निवेश की बात करें, जो आपका ग्रीन एनर्जी है उसमें अन्य इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध शून्य उद्देश्य जो कि है आपका, और ऊर्जा सुरक्षा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा जो इनिशिएटिव है, उसके लिए प्राथमिक पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, इतने रुपए लगाए जाएंगे, तो आप इनको याद रखिएगा। उसके बाद 4,000 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को वायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ सपोर्ट किया जाएगा, तो ये सब भी किया जा रहा है। उसके बाद लद्दाख में 13 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्यीय प्रेषण प्रणाली के लिए 20,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से जो आपका केंद्रीय सहायता रहेगी वो रहेगा 8,300 करोड़ रुपए। तो जो आपका लद्दाख है वहां पे 13 गीगावाट का जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, उनके लिए ग्रिड तैयार किया जाएगा और सारी चीजें की जाएंगी जिससे कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। तो इसमें आपके 20,700 करोड़ रुपए लगेंगे मोटे मोटे, और केंद्रीय सहायता जो रहेगी उसमें वो 8,300 करोड़ रुपए रहेगी। अब बात करते हैं यूथ पावर की, जो आपका अगली प्रियोरिटी है, 6th प्रियोरिटी। ठीक है, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। तो युवा प्रायोरिटी में बताया जा रहा है जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, जिसमें आपको जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, इंडस्ट्री पार्टनरशिप और न्यू एज कोर्स लाइक एआई, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग और ड्रोन्स, ये सारी चीजें इसके लिए आपको निपुण बनाया जाएगा, इसके लिए आपको योग्य बनाया जाएगा, इसको आपको सिखाया जाएगा। तो इस तरीके से आपको जॉब भी मिल सकती है, और ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, आप याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो इसमें एक्सपेंडिंग डिजिटल इकोसिस्टम टू इनेबल डिमांड बेस्ड फॉर्मल स्किलिंग, लिंकिंग विद एम्प्लॉयर्स एंड फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू इंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, तो ये भी चीज बताई जा रही है, इससे भी आपका यूथ इंपावरमेंट बढ़ेगा। और उसके बाद अगला बताया जा रहा है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम टू प्रोवाइड स्टिपेंड सपोर्ट टू 47 लाख यूथ इन 3 years। उसके बाद बूस्टिंग टूरिज्म, टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा, 50 डेस्टिनेशन टू बी सिलेक्टेड एंड डेवलप्ड एज कंप्लीट पैकेज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट्स, तो ये बताया जा रहा है टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ सेटिंग अप ऑफ यूनिटी मॉल्स इन स्टेट कैपिटल्स फॉर प्रमोशन एंड सेल ऑफ ODOPs, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स, GI एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, तो इन सबको बढ़ावा देने के लिए आपका बताया जा रहा है कि सेटअप किया जाएगा यूनिटी मॉल इन स्टेट कैपिटल, तो ये भी आपका यूथ पावर में बढ़ावा देने के लिए बताया जा रहा है। उसके बाद जो आपकी 7th प्रियोरिटी है उसकी बात करें, तो वित्तीय क्षेत्र है वो आपका फाइनेंशियल सेक्टर है, तो उसमें बताया जा रहा है क्रेडिट गारंटी फॉर MSME। तो 2022 में MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को नया रूप दिया गया, और 1 अप्रैल 2023 से कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से प्रभावी होगा, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है यह 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्ति गारंटी कृत ऋण को सक्षम करेगा, क्रेडिट की लागत लगभग 1% कम होगी, जो आपका एडिशनल
कोलेटरल फ्री गारंटी क्रेडिट है, उसमें 2 लाख करोड़ रुपए का इनेबल करेगा, ये बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की बात करें, जो आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री है उसके बारे में बात करें, वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्र भंडारण के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। और उसके बाद बताया जा रहा है, यह ऋण के कुशल प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा, जो आपके क्रेडिट्स हैं उनके फ्लो के लिए एक बढ़िया फैसिलिटी प्रदान करेगा, और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा, जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको बढ़ावा देगा, और वित्तीय स्थिरता को यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपके इकोनॉमी को, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी हो, उसको बहुत अच्छा करने के लिए कार्य करेंगे। अ न्यू लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क डिजाइन इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई विल गवर्न दिस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक नया विधायी ढांचा जिसे आरबीआई के परामर्श से तैयार किया गया है, इस क्रेडिट इस क्रेडिट सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करेगा। तो ये सारा जो नियंत्रण रहेगा वो आरबीआई करेगा, जिसके लिए एक नया फ्रेमवर्क बनाया गया है, एक विधायी ढांचा बनाया गया है। अब लघु बचत योजनाओं की बात करते हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक बार की नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, और मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। 2025 तक के लिए ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है और जो न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उनके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यह आंशिक निकासी विकल्प के साथ महिलाओं या लड़कियों जो कि 7.5% की निश्चित ब्याज दर के नाम पर 2 लाख रुपए की जमा सुविधा प्रदान करेगा। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, 2 लाख रुपए की जमा सुविधा। इसमें जो ये इनका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 7.5% रहेगा, और पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन रहेगा, यानी कि जैसे कि आंशिक रूप से इसको निकाल सकते हैं, ये भी आपका ऑप्शन रहेगा, विकल्प रहेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। जो आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसके तहत पहले आपका सिर्फ 15 लाख रुपए ही आपका सेविंग में जमा किया जा सकता था, लेकिन अब उसका जो सीमा है वो 30 लाख कर दिया गया है, तो आप ये भी याद रखिएगा। मंथली इनकम अकाउंट योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा जो है, जो मैक्सिमम आपका जो लिमिट है, वो 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए यानी एकल खाते के लिए, और 9 लाख रुपए बढ़ाकर 15 लाख रुपए संयुक्त खाते के लिए कर दिया गया है। जो जिसमें आपका ज्वाइंट अकाउंट होगा उसमें 9 से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है, और जो आपका है 4.5 जो सिंगल खाते के लिए था उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 9 लाख रुपए। तो ये सारी चीजें योजनाओं में की गई हैं। तो इसमें आपका एक डिटेल में एक पेज पर आपका फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है इसके लिए पूरा बताया गया है। जैसे महिला सम्मान बचत पत्र बताया गया है, बेनिफिट फॉर सीनियर सिटीजन बताया गया है, जो आपका 15 से 30 लाख कर दिया गया है, अदर इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं, और उसके बाद सेटिंग अप नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री ये बताया गया है, उसके बाद सेटिंग अप आ सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर ये बताया गया है, उसके बाद क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई, ये सारी चीजें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो आप एक जिस्ट में आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो कुल मिला के जो 7 पॉइंट्स थे जिसपे आपका ये बजट है जो टिका हुआ था, जिसपे फोकस था, तो इसको आप जो प्रायोरिटीज थी इस बजट की उसको हमने मेंशन कर दिया है। जो सप्तऋषि थे यही थे, सप्तऋषि आपको समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ। तो इस बजट के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको मैं एक वीडियो में कवर कर सकता था उसको मैंने कर लिया है, और कुछ पॉइंट्स आपके अभी भी बचे हुए हैं जिनको मैं आने वाली वीडियो में कवर कर लूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कई सारे लाभ होंगे जो कि आपको बजट में समझने के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, और आप एग्जाम्स में इनका यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।